हेलो फ्रेंड्स, एड शाइन में आप सबों का स्वागत है। कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण मैं वीडियो लाने में अभी फ़िलहाल अक्षम था, लेकिन मैं अभी प्रयास करूंगा कि आगे आने वाले समय में जो है वो मैं लगातार वीडियो लाता रहूं। झारखंड से संबंधित अभी जो वीडियो, आज का जो हमारा वीडियो है वो आज से जो हमारा जो वीडियो स्टार्ट होगा वो जेएसएससी परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए, साथ ही साथ झारखंड में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उस परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए जो है उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो वीडियो लाया जाएगा। ठीक है। अभी जहाँ तक मैंने सिलेबस देखा है तो जेएसएससी के जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के जो पैटर्न है, जो वनडे एग्ज़ाम है, उसमें 40 नंबर के क्वेश्चन जीएस पेपर में जो है वो आपके झारखंड से पूछे जाएंगे। ठीक है। तो 40 नंबर के जो झारखंड से पूछे जाएंगे, इससे संबंधित तकरीबन बहुत सारे वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में जो है बना के डाला है, और जितने भी वीडियो मेरे द्वारा बनाए गए हैं उसमें अगर सीएनटी एक्ट से संबंधित वीडियो को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो केवल जेपीएससी सिलेबस से संबंधित है, तो सीएनटी एक्ट के अगर वीडियो को आप छोड़ देते हैं और उसके बाद जितने भी वीडियो बनाए गए हैं, जो अनुसूचित जनजाति से वीडियो जो बनाए गए, 32 जनजातियों को लेकर जो वीडियो बनाया गया है, उनके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो वीडियो बनाया गया है, उनके धार्मिक, उनके आर्थिक जीवन, उनकी संस्कृति संबंधी जो वीडियो बनाया गया है, तो उससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो निश्चित तौर पर उस वीडियो से आपके आ जाएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसमें निश्चिंत रहिए आप। और जो टॉपिक आपके छूट गए हैं जेएसएससी में, उसको मैं प्रयास करूंगा कि सारे टॉपिक्स को जो मैंने जिसमें वीडियो नहीं बनाया है उस सारे टॉपिक्स में मैं वीडियो बना के आपको फिर से अब लगातार देता रहूं। ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा जो पहला आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि सिलेबस में हम लोगों ने देखा जेएसएससी के सिलेबस में, तो उस हिसाब से जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं आज झारखंड का इतिहास, क्योंकि हमने 32 जनजाति पढ़ चुका है, उसके बाद उसके आर्ट एंड कल्चर को भी मोटा मोटी देख चुका है। जो भी टॉपिक्स छूटे हुए होंगे, नाट्य का या नाटक का या नृत्य का, उसको मैं करवा दूंगा। ठीक है। तो आज है झारखंड का इतिहास। झारखंड के इतिहास में हम लोग बहुत ही सेलेक्टिव पढ़ेंगे, हम वही पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, हम लोग फालतू नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, सिलेबस भी बहुत है। ठीक है। केवल आपको झारखंड नहीं पढ़ना है, आपको जीएस भी पढ़ना है, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, उसके अलावा आपको खोरठा एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, साथ में झारखंड पढ़ना है। तो झारखंड में आपको एकदम सेलेक्टिव पढ़िएगा ज़्यादा। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, बाजार में बहुत सारे बुक्स आ गए हैं झारखंड के, मोटी मोटी बुक आ गई है, आपको उतनी मोटी मोटी बुक जो है वो नहीं पढ़ना है, एकदम सेलेक्टिव पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि झारखंड का इतिहास में आपको 1857 का विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, उसके अलावा आपको असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड का योगदान, ठीक है, ताना भक्तों का योगदान, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, इन्हीं सबों से ज़्यादा सवाल मॉडर्न हिस्ट्री पूछे जाएंगे, इसलिए आपको एंशिएंट हिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है। चलिए, समय को ना बर्बाद करते हुए आज हम देखते हैं झारखंड का इतिहास। हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ झारखंड। ठीक है। किसी को अगर कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर में कांटेक्ट कर लेगा 9835515624। ठीक है। चलिए, तो झारखंड जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, झार और खंड। ठीक है। झार का अर्थ होता है वन और खंड का अर्थ होता है प्रदेश, तो झारखंड का अर्थ हो गया वन प्रदेश। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब झारखंड जो क्षेत्र है जिसमें छोटा नागपुर आता है, छोटा नागपुर में उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना का क्षेत्र, पलामू का क्षेत्र, कोल्हान का क्षेत्र, ये पूरा जो क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र का ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र का, ना कि झारखंड शब्द का, इस क्षेत्र का पहली बार उल्लेख जो मिला जो हमारे शास्त्रों में, ठीक है, वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस क्षेत्र का पहला साहित्यिक उल्लेख कहां मिलता है।
इस क्षेत्र का पहला साहित्यिक उल्लेख जो मिलता है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में इस क्षेत्र को जो पुंड्र नाम दिया गया है, पुंड्र नाम से इसका उल्लेख मिलता है। इतिहासकारों ने ऐत्रेय ब्राह्मण में जो पुंड्र शब्द देखा है उसका संबंध झारखंड क्षेत्र से स्थापित करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, ठीक है। तो झारखंड क्षेत्र का, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यह शब्द नहीं होगा, झारखंड क्षेत्र का, तो झारखंड क्षेत्र का पहला उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है पुंड्र नाम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद झारखंड शब्द का पहला बार उल्लेख जो हुआ है वो 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में मिलता है। झारखंड शब्द का जो पहला उल्लेख हुआ है वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में हुआ है। इस ताम्रपत्र में हमको झारखंड शब्द दिखता है। झारखंड शब्द का पहला उल्लेख 13वीं शताब्दी का ताम्रपत्र में हुआ है और इसमें हमको झारखंड शब्द दिखता है। यह झारखंड शब्द का पहला पुरातात्विक प्रमाण है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड क्षेत्र का पहला साहित्यिक उल्लेख कहाँ है। झारखंड क्षेत्र का पहला साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से है? पुंड्र या पुंड नाम से है, ठीक। झारखंड शब्द का पहला ऐतिहासिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो शब्द का उल्लेख 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है, ठीक है। यह झारखंड शब्द का पहला पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक, पुरातात्विक का अर्थ हुआ साहित्यिक नहीं, पुरातात्विक। पुरातात्विक में सिक्के हो गए, खुदाई से मिलने वाला कोई वस्तु हो गया, अभिलेख हो गया, मृदभांड हो गया, या कोई पाषाण हो गया, पत्थर हो गया, कोई वास्तुकला, स्थापत्य कला हो गया, ये पुरातात्विक स्रोत होते हैं, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत जो खुदाई से हमको मिलते हैं, जैसे ताम्रपत्र, तो ये खुदाई से मिले। तो 13वीं शताब्दी का जो ताम्रपत्र है वो पहला पुरातात्विक साक्ष्य है झारखंड शब्द का, ठीक। तो झारखंड शब्द का पहला उल्लेख, शब्द का पहला उल्लेख जो होगा वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में होगा, ठीक है। चलिए अब हम बोलेंगे कि झारखंड शब्द का अगर पूछेगा पहला साहित्यिक उल्लेख कहाँ कब मिलता है, साहित्य में लिखा हुआ कब मिलता है, शब्द का, क्षेत्र का नहीं। क्षेत्र का तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिला, शब्द का कहाँ मिलता है? तो झारखंड शब्द का पहला साहित्यिक उल्लेख हमको मिलेगा मध्यकालीन साहित्यों में। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार जैसे कि बर्नी के द्वारा लिखा हुआ तारीख-ए फिरोज शाही, ठीक। बर्नी के द्वारा लिखा हुआ तारीख-ए फिरोज शाही में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हमको तारीख-ए बंगला में जो है वो भी झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सियार उल मुतखरीन में भी हमको झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक। इसी तरह मलिक मोहम्मद जायसी और भक्ति कवि भक्त कवि जो थे कबीर, उनके कृतियों में भी जो है, उनकी रचनाओं में भी हमको झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। इन सब के अलावा अकबरनामा जो है उसमें झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक। सवाल इसमें 3 तरह से अब आपके सामने पूछा जा सकता है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है कि झारखंड क्षेत्र का पहला साहित्यिक उल्लेख कहाँ है। झारखंड क्षेत्र का पहला साहित्यिक उल्लेख पुंड्र नाम से जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन आएगा झारखंड शब्द का पहला उल्लेख कहाँ हुआ, कहाँ मिलता है? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। थर्ड क्वेश्चन आएगा झारखंड शब्द का जो पहला साहित्यिक उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो झारखंड शब्द का, गौर कीजिएगा, झारखंड शब्द का पहला साहित्यिक उल्लेख मेरा मिलेगा मध्यकालीन पुस्तकों में। मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उनकी पुस्तकों में। पुस्तक का नाम याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर भी तारीख-ए फिरोज शाही, तारीख-ए बंगला, सियार उल मुतखरीन, कबीर, जायसी की रचनाओं और अकबरनामा में मिलता है। चलिए अब विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को अलग अलग नामों से जाना गया, ठीक है। जैसे महाभारत काल में किस नाम से जाना गया?
मौर्य पीरियड में किस नाम से जाना गया, गुप्ता काल में किस नाम से जाना गया, ठीक है, गुप्तोत्तर काल में किस नाम से जाना गया, हर्षवर्धन के काल में या पूर्व मध्यकालीन जो काल था उसमें किस नाम से झारखंड को जाना गया, मध्यकाल में, मुगल काल में, ब्रिटिश काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहां तक क्लियर है। चलिए, यहां भी हम लोग देख चुके हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है इसको जो वैदिक काल था, जो वैदिक पीरियड था, तो वैदिक पीरियड में ऐत्रेय ब्राह्मण में इसको पुंड्र या पुंड कहा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब पुराण की बात करते हैं। पुराणों की संख्या कुल 18 है, याद रखिएगा, कुल पुराण 18 है, टोटल पुराण 18 है। तो वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण यहां देखते हैं। वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण। वायु पुराण, विष्णु पुराण में एक ही शब्द है करीब करीब, मुरंड या मुंड। ठीक है, तो पुराण में इसको क्या कहा गया है, अगर पूछेगा सवाल पुराणों में क्या कहा गया है, तो मुरंड या मुंड जो आएगा ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर होगा। ठीक है, वायु पुराण में मुरंड और वायु पुराण के बाद विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, मुरंड या मुंड। ठीक, मुरंड मुंड। अब मुरुंड अगर बोला जाए तो गुप्त काल में समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है जिसकी रचना हरिसेन द्वारा की गई है समुद्रगुप्त सम्राट के महिमा मंडन के रूप में, तो ये प्रयाग प्रशस्ति जो है, प्रयाग प्रशस्ति में इसे मुरुंड कहा गया है। ठीक है, क्लियर है। वायु पुराण में मुरंड है, विष्णु पुराण में मुंड है और फिर मुरुंड है। वैसे अगर नहीं भी आपको याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल एक वर्ड मुरुंड भी याद रखिएगा तो आप ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब एक पुराण है भागवत पुराण। भागवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, किक्कट प्रदेश कहा गया है। और महाभारत यही, अब चलिए इसी से हम लोग मिलता जुलता देखते हैं। जैसे भागवत पुराण, भागवत पुराण में क्या कहा गया है, किक्कट प्रदेश। ठीक, उसी तरह कौटिल्य ने मौर्य काल में, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसको कुकुट देश कहा है। और मौर्य के बाद जब गुप्ता पीरियड में आते हैं तो उस समय फाहियान जो चीनी यात्री था वो इसे कुकुट लाड कहा है। 3 आपको ज्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होगा। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसको कहा है, क्या कहा है, कुकुट देश कहा है। फाहियान इसको कुकुट लाड कहा है। ठीक, और उसके बाद क्या कहा गया है, भागवत पुराण में इसको किक्कट प्रदेश कहा गया है। ठीक, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र कहा गया है, वायु पुराण, विष्णु पुराण में पहले मुरुंड और फिर मुंड कहा गया है। एक भागवत पुराण में आपका जो है वो अलग कहा गया है, किक्कट प्रदेश कहा गया है। ठीक है, वायु पुराण, विष्णु पुराण, फिर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया। ये इंपॉर्टेंट होगा कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इसको क्या कहा गया है, तो मुरुंड कहा गया। सेकंड इंपॉर्टेंट है आपका महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसको क्या कहा गया है, तो महाभारत काल में इस क्षेत्र को पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था। पुंडरिक देश या पशु भूमि भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, महाभारत काल में जो है वो इसको क्या कहा जाता था, पुंडरिक देश कहा जाता था। हम लोग फिर से देखेंगे वैदिक काल में, ध्यान से आप सुनिएगा। वैदिक काल में ऐत्रेय ब्राह्मण में इस पहला साहित्यिक उल्लेख मिला जिसमें इसको पुंड्र कहा गया। ठीक, अब जब हम पुराण में आते हैं तो वायु पुराण, विष्णु पुराण में मुरंड मुंड कहा गया और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया है। भागवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश कहा गया है। किक्कट से ही मिलता जुलता हम देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट देश कहा गया है। और फिर फाहियान जब गुप्ता काल में आते हैं तो इसको कुकुट लाड कहा है। ठीक है, महाभारत काल में इस देश को जहां ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र देखे थे उसी तरह मिलता जुलता इसको एक पुंडरिक देश कहा गया है, पशुओं की भूमि कहा गया है, पशु भूमि। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक,
हमने अर्थशास्त्र, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और फाहियान। फाहियान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अभी जहां तक हम लोग पढ़े देखें। फाहियान इसको कुकुट लाड कहा, ये आता है क्वेश्चन, ठीक। चलिए अब हम लोग यहां तक देख लिए, ठीक। पहले एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य, इसका मतलब हुआ कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, ठीक है, 647 ईस्वी के बाद, या हम इसको दूसरी तरफ से ये माने, अगर 647 ईस्वी हर्षवर्धन की मृत्यु को प्राचीन भारत के इतिहास का अंत न समझा जाए तो हम इसको मानते हैं 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, ठीक है, 10वीं 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, मतलब पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य जो है वो पूर्व मध्यकालीन, मध्यकाल स्टार्ट होने के पहले, यानी दिल्ली सल्तनत के पहले जो संस्कृत साहित्य में इसको कालिंद देश कहा गया है। क्या कहा गया है? कालिंद देश कहा गया है। उसके बाद पहली बार जो है वो मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा इस क्षेत्र को झारखंड शब्द नाम दिया गया। किसमें नाम दिया गया? अपने साहित्य में। जो हमने देखा तारीख फिरोज शाही, तारीख बंगला, सियारुल मुतखरीन में हमने देखा, कबीर मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में देखा, और एक मुगल कालीन अकबरनामा में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक। हमने देख लिया पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य कालीन देश कहा गया। मुगल काल में बहुत जोर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुगल काल में इस क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता था। ध्यान दीजिएगा, मुगल काल में इस क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता था। मुगल काल में इस क्षेत्र को जो है खुखरा, कुकरा, कोकरा, इन नामों से पुकारा जाता था। अगर आपको क्वेश्चन खुखरा देगा तो वहां खोखरा नहीं देगा, कुकरा देगा तो कोकरा नहीं देगा, ठीक है। आपको सवाल पूछा जाएगा कि मुगल काल में जो है वो किस नाम से इस क्षेत्र को पुकारा जाता था, तो मुगल काल में आपको याद रखना है खुखरा, या खुखरा से ही खोखरा, या फिर कुकरा या कोकरा, ठीक है। खुखरा, खोखरा, कुकरा, ठीक। खुखरा, खोखरा, कुकरा या कोकरा, ठीक है, यह आपको याद रखना है। पहली बार इस क्षेत्र को छोटा नागपुर नाम से जाना गया, पुकारा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में। अभी वर्तमान में जो छोटा नागपुर नाम जो हम लोग बोलते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की देन है, ठीक। मैं फिर से जाता हूं कि झारखंड जो शब्द है उसका पहला जो है वो पहला झारखंड इस क्षेत्र का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में हुआ है, जबकि झारखंड शब्द का पहला उल्लेख 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में हुआ है। उसी तरह झारखंड शब्द का पहला साहित्यिक उल्लेख जो है वो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा किया गया है। मुगल काल में इसी झारखंड क्षेत्र को खुखरा, खोखरा, कुकरा या कोकरा के नाम से जाना जाता था। मुगल कालीन एक साहित्य है अकबरनामा जिसमें झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट देश कहा गया है, जबकि फाहियान जो है इसको कुकुट लाड कहते हैं, ठीक। महाभारत काल में इसे पुंडरिक देश कहा गया है, पशु भूमि कहा गया है, ठीक है। और पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कालिंद देश कहा गया है। पहली बार छोटा नागपुर नाम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिया गया। अर्थशास्त्र कौटिल्य में ने जो लिखा है अर्थशास्त्र, उसमें कुकुट देश कहा गया, फाहियान ने कुकुट लाड कहा है। वेनसांग बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेनसांग जो है उसने इसे क्या कहा, थोड़ा टफ है लेकिन याद हो जाएगा। वेनसांग इसको कहता है कर्ण सुवर्ण भूमि, ठीक है। उन्होंने चाइनीज भाषा में जो दिया है, जो उनकी जो चाइना में जो लिखी हुई है जो लिपि, उसके अनुसार जो है इसको इसका तादात्म्य जो है स्थापित किया गया है इसके साथ। वेनसांग ने अपना, आप इतना ही समझिए केवल, वेनसांग ने अपना यात्रा वृतांत लिखा। कौन सा यात्रा वृतांत लिखा? उनके यात्रा वृतांत को सीयूकी कहा जाता है। जिस प्रकार इबन बतूता का यात्रा वृतांत है, रेहला,
ठीक। उसी प्रकार इब्न बतूता जो 1333 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है वो भारत आए थे, ठीक है, वो भी चीनी यात्री थे। तो यहां पर हम लोग फाहियान, कुकुटलाट कहा देख लिए। वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा किए थे और जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई की थी और दक्षिण के कांची विश्वविद्यालय में भी शायद कांची विश्वविद्यालय में भी उन्होंने पढ़ाई की थी। तो वेनसांग जब तकरीबन मुझे लगता है 629 ईस्वी में करीब आए होंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वेनसांग जब आए थे तो यहां पर वे तकरीबन 600 काफी वर्षों तक, 15 वर्षों तक शायद इन्होंने यहाँ पर भारत में रहे थे। तो वेनसांग के दरबार में काफी दिनों तक रहा था और वेनसांग के द्वारा जो यात्रा करते हुए जो उनका यात्रा वृतांत जो लिखा गया है, ठीक है, उसको कहा जाता है सीयू की। और इस यात्रा वृतांत में इन्होंने झारखंड क्षेत्र के लिए जो वर्ड यूज किया है वो झारखंड क्षेत्र को इन्होंने की ना सू फा लाना नाम से कहा है। की ना, ध्यान दीजिएगा, की ना सू फा ला ना, ठीक है। एक दो बार आप देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। फाहियान ने कुकुटलाट कहा है, वेनसांग अपने यात्रा वृतांत सीयू की में इस क्षेत्र को की ना सू फा लाना कहा है, कर्ण स्वर्ण, ठीक है। अब मैं ज्यादा रटवाऊंगा नहीं, आप खुद इसको रट लीजिएगा। की ना सू फा लाना, की ना सू फा लाना, कर्ण स्वर्ण, ठीक। चलिए, ये आपका करीब झारखंड में जो विभिन्न कालों में जो अलग अलग झारखंड क्षेत्र को जो नाम दिया गया है वो टॉपिक आपका समाप्त हो गया। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एक दो और लाइन, ठीक। झारखंड का सबसे बड़ा भाग जो है वो छोटा नागपुर है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि झारखंड का सबसे बड़ा भाग कौन है तो निसंकोच उसमें ऑप्शन में छोटा नागपुर रहेगा, तो छोटा नागपुर मारिएगा, ठीक। अगर उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर रहेगा तो आप उत्तरी छोटा नागपुर मारिएगा, ठीक है। तो झारखंड का सबसे बड़ा भाग छोटा नागपुर है। झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा भाग अगर छोटा नागपुर के अलावा बात किया जाए तो वह संथाल परगना है, ठीक। संथाल परगना को प्राचीनतम नाम जो था, संथाल परगना को पहले जो साहित्यों में जो नाम दिया गया उसे नरी खंड कहा जाता है। संथाल परगना को एक अलग नाम दिया गया है, ठीक है। संथाल परगना का नाम जो था वो क्या था, प्राचीनतम नाम नरी खंड था, बाद में उसे कांकजोल के नाम से भी जाना गया, ठीक है। तो हमने दो चीज देखा, वेनसांग का यात्रा वृतांत सीयू की जिसमें उन्होंने झारखंड क्षेत्र को की ना सू फा लाना के नाम से जाना गया, ठीक, कहा गया। झारखंड का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, छोटा नागपुर। दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है, संथाल परगना, ठीक है। प्राचीन नाम कौन सा है संथाल परगना का, नरीखंड। संथाल परगना का प्राचीनतम नाम नरीखंड, बाद में से किस नाम से जाना गया, कांकजोल के नाम से जाना गया। वेनसांग ने राजमहल का उल्लेख किया है, संथाल परगना में राजमहल है तो राजमहल का भी उल्लेख किया है वेनसांग ने। तो छोटा नागपुर को कीना सूफा लाना कहा है, राजमहल का उल्लेख किया है, उसको कहा है की चिंग काइला। राजमहल को क्या बोला है, तो आप काई को याद रख सकते हैं, की चिंग काइला, ठीक है। राजमहल जो अभी हम नाम देखते हैं, आपको पूछा जा सकता है कि राजमहल नामकरण किस काल में हुआ, तो राजमहल नामकरण मध्यकाल में, मेडिवल हिस्ट्री में हुआ, नामकरण मध्यकाल में हुआ। राजमहल का उल्लेख वेनसांग ने किया है की चिंग काइला के नाम से। छोटा नागपुर की ना सूफा लाना, कर्ण स्वर्ण, ये की चिंग काइला, ठीक। अब बोला जाएगा दामिने को एक वर्ड आता है, वो किसको कहते हैं, तो संथाल परगना के पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, संथाल परगना में जो पहाड़ी क्षेत्र, जैसे राजमहल, पाकुड़ का कुछ पहाड़ी क्षेत्र, गोड्डा का कुछ पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, दुमका का कुछ पहाड़ी क्षेत्र, राजमहल, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, इसका कुछ जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, जो पहाड़ी अंचल है, उसको दामिने कोह कहा जाता है। बस ये क्लियर रखिएगा कि संथाल परगना में दामिने कोह क्या है, संथाल परगना के पहाड़ी अंचल को दामिने कोह कहा जाता है, ठीक है। 1834 ईस्वी में एक प्रशासनिक इकाई के रूप में झारखंड क्षेत्र में प्रशासन करने के दृष्टिकोण से एक प्रशासनिक इकाई के रूप में 1834 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया। कब किया गया, 1834 में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, जिसको बोलते हैं साउथ
वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया गया, SWFA। ठीक है, और इस दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का मुख्यालय किसको बनाया गया? विल्किंसन, जो कैप्टन विल्किंसन थे उसके नाम पर एक मुख्यालय बनाया गया, एक जगह को विल्किंसनगंज नाम दिया गया। ठीक है, क्योंकि जनजातियों के द्वारा विल्किंसन नाम बोलना थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब उनके डिक्शनरी में वो प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है विल्किंसन। ठीक है, तो वो विल्किंसन, अगर हम जनरली बोलेंगे किसी को विल्किंसन, अगर किसी का नाम है तो हम उसको इज्जत देते हुए बोलेंगे विल्किंसन बाबू। ठीक है, अब आप विल्किंसन नहीं बोल पा रहे हो, अगर आप विल्किंसन नहीं बोल पा रहे हो तो आप बोलिएगा जनजाति से किस नाम से बोलने लगे, विशेषकर हो जनजातियों के द्वारा किस नाम से बोला जाने लगा? किसुन बाबू। ठीक है, तो किसुन बाबू के नाम पर ही इस क्षेत्र का आगे नाम पड़ गया किसुनपुर, वही हो गया रांची। ठीक है, तो रांची का पुराना नाम क्या है? किसुनपुर, उससे भी पुराना नाम है विल्किंसनगंज। ठीक है, चलिए, तो साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन 1834 में किया गया, जिसका मुख्यालय विल्किंसनगंज बनाया गया। इसको आगे चलकर किसुनपुर नाम पड़ा और इसी का आगे चलकर रांची नाम पड़ा। ठीक है, रांची व आसपास के क्षेत्रों को जो मिलाकर हम लोग कोकरा बोलते थे, उसको कोकरा भी कहा जाता था। कोकरा, रांची और आसपास के क्षेत्रों को, जैसे खुखरा बोलते थे ना मुगल काल में, तो कोकरा बोला जाता था इस क्षेत्र को। कोकरा नागवंशी राजा आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कोकरा बोलते थे। फिर उसी का नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में चुटिया नागपुर किया गया, और चुटिया नागपुर पहला वर्ड जो दिया है वो हैविट ने दिया है, चुटिया नागपुर। यही चुटिया नागपुर अपभ्रंश होकर फिर छोटा नागपुर बन गया। ठीक है, चुटिया नागपुर से ही छोटा नागपुर बना। आपको पूछा जाएगा छोटा नागपुर किस वर्ड से बना है? चुटिया नागपुर से बना है। चुटिया नागपुर किसने दिया? हैविट ने दिया। ठीक है, हमने पढ़ा दिया रांची का पुराना नाम विल्किंसनगंज और फिर किसुनपुर, पहले विल्किंसनगंज फिर किसुनपुर फिर रांची। रांची व आसपास के क्षेत्र का प्राचीन नाम कोकरा भी था। ठीक, यही कोकरा फिर चुटिया नागपुर पड़ा, ये पूरा क्षेत्र छोटा नागपुर को फिर छोटा नागपुर पड़ा। ठीक है, रसिक मंडल की पुस्तक में छोटा नागपुर को नागभूम कहा गया है, ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया है शायद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रसिक मंडल की पुस्तक। ठीक, छोटा नागपुर का एक नाम क्या दिया गया है? छोटा नागपुर को नागभूम कहा गया है। ठीक है, नागभूमि। ठीक है, छोटा नागपुर को नागभूम कहा गया है रसिक मंडल की पुस्तक में। तो हमने आज देखा कि किन किन कालों में जो है वो झारखंड को किन किन नामों से पुकारा गया। एक क्वेश्चन इससे में भी जेएसएससी में पूछे जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो ये आपको 1 से, अगर इससे क्वेश्चन आते हैं अगर इस टॉपिक से, तो आपके क्वेश्चन इससे एकदम ही नहीं छूटेंगे, इससे ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।